वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और आज हम इस क्लास में साइंस क्लास 10th चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से इन टेक्स्ट और एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट आपका जो क्लास रिकॉर्डिंग है वो पहले ही आपको मिल चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की रीडिंग की होगी, कॉन्सेप्ट को वॉच किया होगा, तभी आप यहाँ इस चीज़ को देख रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास बच्चों। पहले हमारे पास इन टेक्स्ट क्वेश्चन में है, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी कैन बी इजिली कट विद a knife, is best conductor of heat and a poor conductor of heat। हाँ, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलेबल एंड डक्टाइल। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट से दूसरा क्वेश्चन है, मैलेबल का मतलब जिसको पीट कर चादर बना सकते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे मैलेबिलिटी कहते हैं। और खींच के तार बना सकते हैं, ड्रॉन इनटू वायर्स को डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है भाई, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। मैलेबल सब्सटेंस दैट कैन बी बीट इनटू थिन शीट्स, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, कॉपर को हम कॉपर का फॉइल या एल्युमिनियम की फॉइल देखते ही हैं। डक्टिलिटी है सब्सटेंस दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, एग्जांपल सिल्वर कॉपर की वायर होते हैं। वाई सोडियम कैप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबो के क्यों रखते हैं भाई, इमर्स करके क्यों रखते हैं? क्योंकि वो सोडियम हाई रिएक्टिव है एलिमेंट। अगर ये ओपन में रखेंगे तो ऑक्सीजन से आग रिएक्शन करके आग कैच फायर, आग पकड़ लेगा, इसलिए एक्सीडेंटल फायर को प्रिवेंट करने के लिए इसे हम केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखते हैं। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन लिखना है। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। बैलेंसिंग का काम है वो आप करिएगा, वैसे हो रखा है यहाँ पर, बट यू हैव टू, मतलब आपको तो इतना पता होना चाहिए, आयरन प्लस स्टीम Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस, फिर बैलेंस करना है। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। कैल्शियम और पोटेशियम का वाटर के साथ रिएक्शन लिखना है बच्चों। कैल्शियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम का वाटर के साथ करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और पोटेशियम के साथ करेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस एनर्जी। हीट एनर्जी इसमें भी है उसमें भी है, थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हीट एनर्जी दोनों में प्रोड्यूस होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोनों ही है। गिवन हमारे पास पांचों क्वेश्चन इन टेक्स्ट में है। सैंपल ऑफ 4 मेटल A B C and D वर टेकन एंड एडेड द फॉलोइंग सॉल्यूशन बाय वन। द रिजल्ट ऑब्टेन हैव बीन टैबलेटेड एज द फॉलोइंग। यहाँ पे मेटल A B C D 4 मेटल है। आयरन सल्फेट्स में एक के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, नो रिएक्शन। और कॉपर सल्फेट्स को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है, यानी कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर रहा है A। तो A जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, यहाँ ये तो समझ में आ रहा है अभी इस लाइन को देखकर। फिर B डिस्प्लेसमेंट, B आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि B आयरन सल्फेट में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। दरवाजा बंद कर दीजिए। बी जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन आयरन, क्योंकि बी जो है वो आयरन सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेसमेंट करते हुए दिखा रहा है यहाँ पर। सी वाला जो मेटल है बच्चों, उसमें आयरन सल्फेट से कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, इधर भी कॉपर सल्फेट में भी नहीं हो रहा, जिंक में भी नहीं हो रहा, सिल्वर में हो रहा है, यानी ये सी जो है वो थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से। डी तो सबसे कम रिएक्टिव है, इतना तो क्लियर हो रहा है, क्योंकि किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है इन चारों में से। इन चारों में तीनों, बाकी तीनों से सबसे कम रिएक्टिव डी है। अब क्वेश्चन देखते क्या कहते हैं। विच द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। बी ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि देखो ए कॉपर से ज्यादा है, लेकिन कॉपर से ज्यादा आयरन होता है रिएक्टिव, और आयरन से भी ज्यादा बी है, इसका मतलब बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इन चारों में। देखो ए कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, और कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव आयरन होता है रिएक्टिव सीरीज में, और आयरन से ज्यादा रिएक्टिव बी है, अल्टीमेटली ए से ज्यादा रिएक्टिव बी है, तो इसका मतलब बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया, तो यहाँ बी आंसर आ जाएगा। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। हाँ, अगर कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होना ही है, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है वो कॉपर से। जब आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर से तो है ही रिएक्टिव हो, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर का डिस्प्लेसमेंट होगा। अरेंज द मेटल A B C D इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा B, उससे कम A, उससे कम C और सबसे कम D।
ये आपका ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी है, ठीक है, BaCd। Which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to reactive metal? अगर रिएक्टिव मेटल में अगर डाइल्यूट HCl डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, मेटल का हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, एसिड का रिएक्शन होता है। तो रेड द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद H2SO4। तो आयरन का रिएक्शन फेरस सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस, Fe प्लस H2SO4 मेक्स आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। What would you observe when zinc is added to the solution of iron sulfate? जिंक आयरन सल्फेट में डालेंगे तो जिंक सल्फेट होगा क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव आयरन से, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा यहाँ पर। राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। तो जिंक प्लस आयरन सल्फेट मेक्स जिंक सल्फेट प्लस आयरन। जिंक react with iron sulfate, it displaces iron from the iron sulfate and forms zinc sulfate. A gray precipitate of iron is formed, leaving behind a colorless solution zinc sulfate. अच्छा, मैं इसे एनिमेट करना भूल गया आपके लिए, चलिए कोई बात नहीं, आप इसे समझ लीजिए। यहाँ पर इसका आंसर साथ में दे दिया मैंने। क्वेश्चन 7 है बच्चों, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 हो जाएगा, तो इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन दिखाना है। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ऑक्सीजन के लिए उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 26 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया, इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। फिर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282 यानी आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। इसके बाद ये जो सोडियम है यहाँ बताना अगला पार्ट है। सो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O and MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Na2O कैसे बनता है? तो सोडियम के आउटर सेल में देखो 1 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 है, जैसे यहाँ पे दिख ही रहा है, तो इसको 2 चाहिए होगा ऑक्सीजन को, इसलिए यहाँ पे देखो 1 सोडियम और 1 सोडियम, 2 सोडियम हो गए, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया इसको और इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया इसको, ऑलरेडी इसके पास 6 थे, ये और 2 और मिल जाएंगे तो इसके 8 हो जाएंगे। यानी सोडियम ने क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो उस पर 1 प्लस का चार्ज आएगा, और ये नीचे जो लिखते हैं नंबर ऑफ एटम लिखते हैं, यानी 2 एटम आए थे सोडियम के, तो नीचे लिखा हुआ है ये 2, ये सोडियम एटम को दिखा रहा है, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये कैटायन एनायन बन गए, यानी इनके बीच में अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्रोड्यूस होगा, और ये इस तरह से Na2O बन जाएगा एक कंपाउंड, सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के आउटर सेल में आपने यहाँ देखा 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन को 2 चाहिए होते हैं, यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली, 2 मैग्नीशियम जरूरत नहीं है। ये जो मैग्नीशियम है आपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन को दे देगा, यहाँ पर ये खुद हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज 2+, ऑक्साइड हो जाएगा 2-, ये आयंस बन गए और आयन के बीच में इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है MgO। तो ये प्रॉपर आपको इसी तरह से करके दिखाना है। What are the ion present in this compound? दिख ही रहा है, सोडियम का आयन, ऑक्साइड आयन, मैग्नीशियम आयन, ऑक्साइड आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड आयंस आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। Why do ionic compound have high melting point? आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं? क्योंकि वो इंटरमोलिकुलर जो इनका जो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, उसी को तोड़ने के लिए हाई अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं। Ionic compound have high melting and boiling point. This is because a considerable amount of energy is required to break the strong inter-ionic attraction. यानी आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग है, उस स्ट्रांग बॉन्डिंग को, मान लो 2 बच्चों में दोस्ती है और गहरी वाली दोस्ती है, तो उनकी दोस्ती को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े षड्यंत्र साजिश रचने पड़ेंगे, और तब भी जरूरी नहीं है टूट जाए, और मान लो टूट भी गए तो कभी मिले गलती से, अच्छा उसने बीच में आग लगाई थी हमारे, फिर वो टूटेगा, दोनों मिलकर तोड़ेंगे। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। मिनरल क्या होता है, और क्या होता है, गैंग क्या होता है? मिनरल द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। अर्थ क्रस्ट में जो नेचुरली मिल रहा है, जो भी कंपाउंड है, एलिमेंट है, वो सब मिनरल है। और उसी एट सम प्लेसेस मिनरल में कोई एक पर्टिकुलर मेटल ज़्यादा उसमें परसेंटेज में होता है,
जिसे फाइंड करना प्रॉफिटेबल होता है, तो उस मिनरल को ओर कह देते हैं। मिनरल तो मिट्टी समझो, सॉइल मिनरल है एक तरह से, सॉइल के अंदर सब कुछ है, लेकिन जिस जगह पर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की ज्यादा मात्रा है, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की ज्यादा मात्रा है, उसको ओर कह देंगे, उसी मिनरल्स को। और फिर गैंग क्या है? वो जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं लार्ज अमाउंट में, उन्हें हम गैंग कहते हैं। सॉइल या सैंड या फिर किसी और तरह की गंदगी है, उसे गैंग कहते हैं। गैंग और माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एटसेट्रा, कॉल्ड गैंग। नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। गोल्ड, प्लैटिनम जनरली। व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम ऑक्साइड। ऑक्साइड से रिडक्शन करते हैं हम। मेटालिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल। मेटल ये जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड है, इनके साथ अलग अलग अगर हीट करते हैं, इन विच केस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। जिंक में तो कुछ नहीं होगा, जिंक के साथ कुछ नहीं करेगा, यहाँ पर नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीशियम में हो जाएगा ना, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है जिंक से, इसलिए हो जाएगा इसमें। और कॉपर में बिल्कुल नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट। अब मतलब जिंक ऑक्साइड का डिस्प्लेसमेंट यहाँ इसके साथ हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर हम करते हैं हीट के साथ इसको हीट करते हैं जिंक को, तो नहीं होगा, क्योंकि जिंक कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, तो नो रिएक्शन। मैग्नीशियम में भी कुछ नहीं होगा, कॉपर में भी कुछ नहीं होगा। कॉपर ऑक्साइड इन दोनों में हो जाएगा, जिंक के साथ करेंगे तब भी डिस्प्लेसमेंट होगा, और मैग्नीशियम के साथ करेंगे तब भी डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि कॉपर इन तीनों में सबसे कम रिएक्टिव है। विच मेटल डू नॉट कोरोड इजिली, तो जो आसानी से कोरोड नहीं होता, गोल्ड और प्लैटिनम है। वाटर अलॉय, अलॉय बच्चों होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा मेटल और नॉन मेटल भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए ब्रास एक अलॉय है जो दो मेटल कॉपर और जिंक से बनता है। नॉन मेटल भी समटाइम्स होता है अलॉय में, जैसे अब स्टील है, स्टील में सॉफ्ट आयरन में कार्बन मिलाते हैं तो हार्ड हो जाता है, तो कार्बन तो नॉन मेटल हो गया। फिर उसमें निकिल और अगर मान लो निकिल और क्या कहते हैं दूसरा वाला क्या था, निकिल क्रोमियम, निकिल और क्रोमियम मिला देते हैं तो स्टील बन जाता है। तो दैट मीन्स कि वो अलॉय है, उसमें नॉन मेटल भी है, मतलब देयर कैन बी नॉन मेटल ऑल्सो। वैसे जनरली अलॉय जो है वो मेटल, दो या दो ज्यादा मेटल से बनते हैं, समटाइम्स इट कैन बी वन नॉन मेटल ऑल्सो। अब एक्सरसाइज पे आ गए बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा? सो NaCl सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, कॉपर मेटल नहीं होगा, कॉपर तो कम रिएक्टिव है ना, इसलिए मतलब नहीं बनता कि वो सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस करे। मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम कुछ नहीं कर सकता। आयरन सल्फेट और सिल्वर ये भी नहीं करेगा, क्योंकि सिल्वर कम रिएक्टिव आयरन से। और सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर ये कर सकते, कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर डिस्प्लेसमेंट करेगा। Which of the following metal is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? फ्राइंग पैन को रस्टिंग से बचाने के लिए क्या कर सकते हो? हैं? क्या बात है, फ्राइंग पैन पर भी ग्रीस लगाओगे? को बच्चे कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव। पेंट भी लगा दो, ग्रीस भी लगा दो, पेंट लगाओगे जल जाएगा। हाँ, कोटिंग ऑफ जिंक, बहुत बढ़िया बेटा। फ्राइंग पैन में भी पेंट लगा रहे हैं और ग्रीस लगा रहे हैं, बर्तन में बर्तन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। कैल्शियम होगा, अगर वाटर में सॉल्युबल है तो कैल्शियम ही होगा। हाँ, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है, वाटर में सॉल्युबल है तो कैल्शियम है। फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट जिंक बिकॉज। फूड कैंस में जो है टिन की कोटिंग होती है, जिंक की नहीं होती, क्यों? जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, या जिंक हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। जिंक ज्यादा रिएक्टिव टिन से। ऑप्शन सी। यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर्स एंड अ स्विच। मतलब आपको ये सारी चीजें मिली हुई हैं, हैमर है,
बैटरी है, बल्ब है, वायर है, स्विच है. हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल और मेटल? मेटल और नॉन मेटल के सैंपल को कैसे आप पहचानेंगे इन सब की हेल्प से? जैसे हैमर से हम हैमरिंग कर सकते हैं, उसको पीट कर देख सकते हैं, अगर थिन शीट में कन्वर्ट हो रहा है तो मैलेबल है, इसका मतलब मेटल है. बैटरी से हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक कर लेंगे उसकी, बैटरी, वायर, बल्ब, स्विच से, मतलब सर्किट बनाकर हम चेक कर लेंगे कि वो अगर मेटल होगा तो जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है. हाँ, हैमर से सोनोरस का भी मालूम चल जाएगा, मैलेबिलिटी का भी मालूम चल जाएगा. तो अब ये रेयर केस थोड़ा तो उठा के देंगे, ग्रेफाइट दे देंगे, जनरल बातें करो. अभी रेयर, वो तो बात सही, हर जगह एक्सेप्शंस मिलेंगे, है ना. रेयर वाला नहीं देंगे आपको, वो आपको परेशान नहीं करेंगे, टेंशन मत लो. एस इज द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल. तो यहाँ ये जो टेस्ट है हैमर का इस्तेमाल करके या फिर बैटरी, बल्ब, वायर, स्विच का, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मैलेबिलिटी को चेक करने के लिए. हाँ, सोनोरस भी है, डिस्कस किया अभी. व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? गिव टू एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड. बच्चों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं और इसके दो एग्जांपल देना है. तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और वाटर और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. एग्जांपल में एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. एक्सरसाइज आगे बच्चों. अच्छा, एक्सरसाइज चली रही है, सॉरी. नेम टू मेटल विच गिव डिस्प्लेसमेंट. नेम टू मेटल विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड टू मेटल विच विल नॉट. तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है. रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो डिस्प्लेस करेंगे, जो नीचे है वो नहीं करेंगे. तो आयरन और एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर देंगे और जो उसके नीचे है मरकरी और कॉपर वो नहीं कर पाएंगे उसको, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस. इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम, व्हाट वुड यू टेक एज एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट? कितना अच्छा क्वेश्चन है. मतलब ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बड़ा आसान है इसको बताना. तो यहाँ पे एनोड आप लेते हैं इम्प्योर मेटल का थिक रॉड और कैथोड लेते हैं प्योर मेटल का थिन स्ट्रिप, और उसी का सॉल्ट जो वाटर सोलुबल क्लोराइड वगैरह हो सकता है उसको सॉल्ट लेंगे, मेटल सॉल्ट जो वाटर में सोलुबल हो, डिजोल्व हो जाए, उसके क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लेंगे और थोड़ा सा उसमें एसिड मिला देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में. द एनोड वुड बी रॉड, इम्प्योर रॉड थिक होनी चाहिए, कैथोड एक नैरो स्ट्रिप होगी प्योर की, और इलेक्ट्रोलाइट होगा वाटर सोलुबल मेटल सॉल्ट. प्रत्यूष took sulfur on a spatula and heated it. सल्फर लिया, उसको गर्म किया. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it, as shown in figure. What will be the action of gas on dry litmus paper, moist litmus paper? तो जो गैस बनेगा बच्चों सल्फर जब करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, तो वो लिटमस पेपर पे तो कोई असर नहीं करेगा, ड्राई वाले पर. हाँ, और उस पर कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन मॉइस्ट वाले में कलर चेंज होगा, उसका ब्लू से रेड हो जाएगा लिटमस पेपर अगर ब्लू हुआ तो. राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस. तो यहाँ पर दो रिएक्शन हो रहा है, एक तो सल्फर वाला हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन यानी उसे जला रहे हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड जब मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये सल्फरस एसिड H2SO3 वीक एसिड है, सल्फरस एसिड बनेगा आपका, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज होगा. स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो पता, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, पेंटिंग, एलॉइंग वगैरह वगैरह. अच्छा, एनिमेशन नहीं इसमें. व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन? नॉन मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं ना. जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, और सम देयर कैन बी न्यूट्रल आल्सो समटाइम्स, जैसे वाटर H2O नॉन मेटल ऑक्साइड ही तो हुआ वो. गिव रीजन. प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी. बहुत कम रिएक्टिव है इसलिए, शाइनिंग सरफेस है और बहुत कम रिएक्टिव है. सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को स्टोर करते हैं ऑयल के, ज्यादा रिएक्टिव है एयर से इसलिए. एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल, क्योंकि इस लाइट वेट होता है और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लाइट वेट होता है. और कार्बोनेट, हाँ, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट वेट और हाई मेल्टिंग पॉइंट. कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड टू ऑक्साइड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन. तो कार्बोनेट और सल्फाइड का पता है ना, कार्बोनेट का वो करते हैं कैल्सिनेशन और सल्फाइड का रस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग.
रोस्टिंग करते हैं। फिर वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करके उसका रिडक्शन करके आसानी से मेटल को ऑब्टेन किया जा सकता है। इसलिए सल्फाइड कार्बोनेट्स का और सल्फाइड्स का पहले हम उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करना आसान है, रिडक्शन प्रोसेस आसान है और सस्ता भी है, चीप भी होता है। रिडक्शन प्रोसेस चीप भी होता है और इजी भी होता है। हाँ बेटा, हाँ ये बात भी सही है भाई। देखो, गर्ल्स का दिमाग है, ज्वेलरी पे तो चलेगा ही। किसी और क्वेश्चन में पॉइंट आउट नहीं किया सर, ये वाला बोल दीजिए और कि मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, तो डिजाइनिंग अच्छी हो सकती है। इसे कहते हैं ज्वेलरी पर फोकस। हमने तो सोचा नहीं ज्वेलरी में डिजाइन भी होते हैं। सॉरी, बस बस बस। You must have seen tarnished copper vessel being cleaned with a lemon or tamarind juice. Explain why these source substances are effective in cleaning the vessel. कि कॉपर का जो बर्तन है, जो टार्निश है, जिसकी परत गंदी हो गई है, उसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट है जो बेसिक इन नेचर होता है। इसलिए उसको साफ करने के लिए हम ये हल्का फुल्का एसिड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उसको न्यूट्रल कर देगा और उसकी क्लीनिंग में इजियर होगा। Citric acid present in the lemon or tamarind neutralizes the basic copper carbonate and dissolve the layer. Metal gets luster. Differentiate metal non metal on the basis of chemical property. बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं, मैंने यहाँ एक दो आपसे डिस्कस करना है। जैसे मेटल में ये ऑक्सीजन से लेकर के बेसिक ऑक्साइड बनाता है जनरली। अब एक्सेप्शन में तो एम्फोटेरिक भी है एक तरह से, वो तो अलग बात हो गई। और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है, तो मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन कर मेटल के ऑक्साइड जो बनते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटल के एसिडिक इन नेचर होते हैं उसके ऑक्साइड। मोस्ट ऑफ देम डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, ज्यादातर हाइड्रोजन से रिएक्शन करके है ना, एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। और नॉन मेटल जो है वो ज्यादातर डाइल्यूट एसिड रिएक्ट नहीं करते हैं। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। देयर आर सम, और भी ज्यादा हो सकते हैं, आप इस पर आप खुद से भी ले सकते हो एक दो पॉइंट। अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज ए गोल्ड स्मिथ, और मतलब एक आदमी अपने आप को गोल्ड स्मिथ दिखाता हुआ दरवाजे दरवाजे जा रहा है सबके डोर टू डोर, और वो कहता है कि आप मुझे अपना पुराना जो गंदा वाला सोने का ऑर्नामेंट है लाओ दो, और मैं आपके चमका देता हूँ एकदम। तो एक महिला को शक नहीं हुआ, सीधी सादी महिला वो जाती है, उसको देती है अपना वो ओल्ड बैंगल्स उसने एक सॉल्यूशन में डाला उसको और निकाल के दे दिया, एकदम चमकता हुआ लस्ट्रस। अब द लेडी वॉज अपसेट आफ्टर ए फ्यू मतलब बट वेट वाज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, लेकिन उसका वजन कम हो गया उसके बैंगल्स का। अब वो अपसेट हो गई, उसके साथ उसकी बातचीत होने लगी, आर्गूमेंट होने लगी, ये क्या कर दिया? तो उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपके सामने डाला और निकाला है, देख लो। तो अब आपको जासूसी करनी है, उस महिला की मदद करनी है, उस आदमी को ट्रैप करना है, उसने उसके साथ कैसे धोखा किया है। उसने एक्वा रेजे का इस्तेमाल किया है, उसने एक्वा रेजे का इस्तेमाल किया है, जिसे रॉयल वाटर के नाम से भी आप जानते हैं, जो मतलब HCl और नाइट्रिक एसिड को जब 3:1 में मिलाया जाता है तो एक्वा रेजे बनता है, जो एक फ्यूमिंग लिक्विड है और गोल्ड और प्लेटिनम को पिघला सकता है। हाँ, कंसंट्रेटेड स्पाई। तो जो ऊपर की, जब वो उसमें डाला ना तो ऊपर की लेयर उसकी हट गई ना, उसकी ऑर्नामेंट की ऊपर की परत हट गई, गंदी वाली परत, साथ में कुछ मेटल हट गया, तो वो अंदर वाली जो इनर सरफेस है वो चमक ही रही होगी। निकल जाएगा, उसको कोई इशू नहीं है, ठीक है। द मैन हैड यूज्ड द सॉल्यूशन ऑफ एक्वा रेजा इज मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक, कंसंट्रेट होना चाहिए, कंसंट्रेट दोनों ही रहते हैं। इन ए मोलर रेशियो ऑफ 1:3, क्योंकि पहले नाइट्रिक एसिड लिखा हुआ है इसलिए 1 यहाँ रेशियो है, याद रखना। अगर HCl को पहले लिख देंगे तो 3:1 फिर करना होगा। On dipping the gold jewelry in the acid solution, the outer layer of gold dissolve and the inner shiny layer appears. This causes a loss of weight. Now we have 16th question. Give reason why copper is used to make hot water tanks, not steel. कॉपर का इस्तेमाल करते हैं हॉट वाटर टैंक के लिए, स्टील का नहीं, क्योंकि स्टील ना स्टीम के साथ रिएक्शन कर देता है आयरन, तो वो इस वजह से नहीं करते, इसका कॉपर का करते हैं। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम व्हाइल आयरन रिएक्ट विद स्टीम टू corrode the tank. Have a happy learning.
मिलते हैं आपसे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद, जिसमें हम साइंस क्लास 10th चैप्टर 3 एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स करेंगे आपके साथ डिस्कस।